हेलो एवरीवन। आज हम हमारे सेशन 3 को लेकर चलेंगे। सेशन 3 में हमारे साथ हैं नौशाद निज़ार अली। आज हम जो टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज़ ऑल अबाउट ईसीडी के ईसीडी क्या है, ईसीडी क्यों ज़रूरी है, हम क्यों अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ है नौशाद निज़ार अली विद अस। आज so let me introduce him and then I will hand over to you, Naushad. So Naushad has 5 years of working experience in early childhood development. He's doing his bachelor's in teachers education from Karachi University. He has certifications from British Council. He's working right now with me as a motivational speaker, and he's currently associate with P Square as a curriculum developer. So thank you so much, Naushad, for giving us the time. So hand over to you. You can start with your presentation. Thank you so much, ma'am Mona, for a very friendly introduction. Let me share my screen. So, as the session is all about early childhood development and उसकी क्या importance है हमारी इस society के अंदर, आज हम उसी पे बात करेंगे. तो हम आगे proceed करते हैं. As Ms. Mona already gave my introduction, so I guess I don't need my introduction to introduce myself. तो बात करते हैं हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कि आज हम जो जो चीज़ें कवर करेंगे अपने सेशन में. तो फर्स्ट वी हैव लाइक व्हाट इज ईसीडी. ईसीडी क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे. सेकंड वील टॉक अबाउट ईसीडी इज इम्पॉर्टेंट, व्हाई ईसीडी इज इम्पॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी. तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. विद दैट हम डिस्कस करेंगे लाइक द इश्यूज इन ईसीडी, लाइक हमारे जो ईसीडी के अंदर जो हमारे चिल्ड्रंस हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग राइट नाउ in our current situation and in our current society. And उसी के साथ हम बात करेंगे the role of caregivers. तो हम उसी के साथ प्रोसीड करते हैं. So what is ECD? So जिस तरह से मैंने बात की थी कि हम इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे ECD की, तो क्यों इम्पोर्टेंट है. ECD मीन्स द अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट. तो अर्ली चाइल्डहुड से हम ये बात अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चों की अर्ली ग्रोथ होती है और अर्ली डेवलपमेंट होती है उसकी बात की जा रही है. तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो हमारा होता है एज अ केयर गिवर जो बच्चों के लिए, तो उसमें ये है कि हमें बच्चों की सोशल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ को देखना बहुत ज़रूरी है. और हम जैसा कि उनको एजुकेशन या लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कितना डेवलप कर सक रहे हैं. क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम अपनी बेस इम्प्रूव नहीं करेंगे, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ अपनी घर की, तो अगर घर के अंदर आपकी दीवारें कमज़ोर होगी तो छत को गिरने में ज़रा सी भी देर नहीं लगेगी, राइट. दिस इज़ लाइक द सेम केस विद आवर चिल्ड्रन. अगर हम उनको सही से डेवलपमेंट और ग्रोथ और नरिश जो है वो नरिशिंग जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उनका इम्पैक्ट ये होगा जब वो बड़े होंगे तो उनकी बेस जो है वो स्ट्रांग नहीं होगी. अगर वो सोसाइटी में अगर हम बात करें तो इतना ज़्यादा अच्छे से और इफेक्टिवली अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे. तो अर्ली एज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल होती है फॉर स्टूडेंट कि फॉर चिल्ड्रन कि वो जो है उस वक्त अपने आप को जितना डेवलप कर सके दैट विल बी अ मोर बेटर वे टू प्रोसीड इन अ फ्यूचर. इसी के साथ हम बात करते हैं क्रिएटिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर द सोसाइटी. वाई क्रिएटिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर द सोसाइटी. अगर हम इंडिविजुअली अगर बच्चों की बात कर रहे हैं तो क्योंकि अगर यही बच्चे आगे बढ़े होंगे तो हमारी सोसाइटी का जो है वो पार्ट बनेंगे, और जब हमारी सोसाइटी का पार्ट बनेंगे तो वो हमारी सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिविटी जो है वो क्रिएट करेंगे. जिस तरह से एक नॉर्मल से है जो कि हम जानते हैं कि एक मछली जो है वो पूरे तालाब को जब गंदा कर सकती है तो साफ मछली जो है वो सफाई करना भी जानती है. तो अगर हमारे बच्चे साफ होंगे, हमारे बच्चे की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी तो उनका इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी में अच्छा पड़ेगा. तो जितना ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो रही होगी वो सोसाइटी में उतना ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करेगी. इसी के साथ सेकेंडली हम बढ़ते हैं इंक्रीजिंग की स्ट्रेंथ फॉर द फ्यूचर. अब यहाँ पे स्ट्रेंथ की जो बात है, पहले हमने सोसाइटी की बात की थी, अब इसी के साथ हम बात कर रहे हैं बच्चों की स्ट्रेंथ की. कि जब बच्चा अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करेगा, लाइक उनकी जो मैंने आपको थ्री टर्म्स बताई, फिजिकल, सोशल एंड मेंटल, अगर इन तीनों चीज़ों की डेवलपमेंट जो है वो एक इक्वल तरीके से और एक बेटर वे में होगी तो बच्चा जब आगे अपने आप को प्रेजेंट करेगा इन अ सोसाइटी तो वो हेसिटेट नहीं करेगा. मीन्स इट विल बी मोर फ्लेक्सिबल कि वो अपने आप को सोसाइटी के अंदर जो है वो एडजस्ट कर सके, बजाय इसके कि वो जो है डी कॉन्फिडेंट हो जाए, डीमोटिवेट हो जाए, अपना पार्ट जो है अच्छे से प्ले ना कर सके. उसके अंदर ये होता है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिलती तो है मगर वो अवेल करना नहीं जानते.
कि वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे और जो अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही है उसमें अपना पार्ट जो है वो कैसे प्ले करेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम उनकी इन तीनों चीज़ों पे, इन तीनों एस्पेक्ट पे अगर हम वर्क करें तो वो अपने लिए खुद एक स्ट्रेंथ बन सकते हैं, अपने लिए खुद एक ढाल जो है वो बन सकते हैं। इसी के साथ प्लेसिंग क्वालिटी जेम्स फॉर एन हेल्दी लाइफ ऑफ अ चाइल्ड एंड इट्स सराउंडिंग। अब यहाँ पे क्वालिटी जैम से मुराद मेरा ये था कि लाइक जैसे हमारे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर हमारे आ जाता है सबसे पहला स्कूल, स्कूल का एनवायरनमेंट, उसी के साथ हमारा घर का एनवायरनमेंट, उसी के बाद जो रेस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चा है वो हर जगह पे स्पेंड कर रहा होता है तो उसकी सराउंडिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा वेरिएबल होती है। अकॉर्डिंग टू द टाइम जो है बच्चा डिफरेंट डिफरेंट सराउंडिंग्स में अपने आप को पाता है। तो किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करेगा, उसमें कितना वर्सेटाइल वो बच्चा हो सकता है। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि बच्चे का एनवायरनमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव हो और उसको एक क्वालिटी एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाए। अगर एजुकेशन उसको दी जा रही है तो एनवायरनमेंट इतना इफेक्टिव हो कि ऐसा ना हो कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाए। तो एनवायरनमेंट शुड हैव टू बी पॉजिटिव अराउंड द चिल्ड्रन। आगे बढ़ते हैं। वाई ईसीडी इज इम्पॉर्टेंट। जिस तरह से चार्ल्स डार्विन ने जो है वो थ्योरी दी थी, एंड द थ्योरी वाज लाइक दैट कि जो जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा फॉर दी सर्वाइवल वो उतना ही ज़्यादा ही अपने आप को एनवायरनमेंट में फिट कर सकेगा और उतना ज़्यादा ही जिएगा। अगर हम इसको ईसीडी के टर्म्स में अगर हम लोग जो है वो ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो बच्चे की ग्रोथ जो है वो जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा वो स्ट्रांग और एक पॉजिटिव ग्रोथ के साथ आगे अपने आप को डेवलप करेगा तो वो उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट में अपने आप को स्टेबल कर सकेगा। सो इट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। तो चार्ल्स डार्विन ने वही अपनी थ्योरी में बताया था कि जो जितना अच्छा सर्वाइव कर सकेगा इन द एनवायरनमेंट वो उतना ज़्यादा फिट होगा फॉर द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे वही बात आ जाती है कि बच्चा जितना ज़्यादा डेवलप्ड होगा इन इट्स ग्रोथ वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा अपने एनवायरनमेंट में। इसी के साथ आ जाते हैं कि ईसीडी पे हमें हमें क्यों फोकस करना है। अगर हमने इंपॉर्टेंस की बात की है तो ब्रेन डेवलपमेंट इज वेरी रैपिड। जब हम बच्चों की बात करते हैं तो एज एन न्यूरोलॉजिकल टर्म्स, तो लाइक साइंस ने जो है इस बात को माना है अकॉर्डिंग लाइक अराउंड 16 टू 17 ऑफ सेंचुरी पहले ये माना जाता था कि बच्चा जो है जब वो इन्फेंट होता है, जब वो विद इन अ वोम होता है तो वो पहले से सब कुछ अपनी मॉरल वैल्यूज को वो सीखते हुए आता है। बट इट्स नॉट ट्रू। इट्स लाइक बहुत सी चीजें जो है बच्चे को दुनिया में आने के बाद सीखनी पड़ती है। और ये जो स्टेटमेंट दिया था वो अपने एक रूसो ने जो है, साइंटिस्ट रूसो, उन्होंने वो ये स्टेटमेंट दिया था कि जब बच्चा इन्फेंट होता है, जब वो वोम में होता है तब वो सब कुछ सीख कर आता है। बट जब 20th सेंचुरी के अंदर और ज्यादा रिसर्च की गई तो इट्स लाइक कि बच्चे को बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है इन एन अर्ली एजेस। अपनी अर्ली एजेस पे बच्चे को बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है और वो उस वक्त अगर हम अटेंशन दे देते तो बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकेगी। अब यहाँ पे ब्रेन डेवलपमेंट की बात की तो वो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि 20th सेंचुरी में ये रिसर्च हुई थी कि ब्रेन की डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से होती है और बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अगर हम जितना ज़्यादा बच्चे को अटेंशन देंगे, उसकी जितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में हम वर्क करेंगे, उसको जितना ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो उतना ज़्यादा जल्दी सीखेगा। क्यों बच्चे बहुत ज़्यादा कम अरसे के अंदर जो है वो लैंग्वेज सीख लेते हैं। अगर मैं कल्चरल बैकग्राउंड्स की बात करूँ तो बच्चे के घर के बैकग्राउंड में जो है वो उर्दू भी बोली जा रही होती है, इंग्लिश भी बोली जा रही होती है। अगर पेरेंट्स जो है वो फोकस करते हैं कि बच्चों को इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा उनकी लर्निंग हो, या डिफरेंट दूसरी लैंग्वेज हो गई हमारे पास, लाइक गुजराती हो गई, पंजाबी हो गई, तो क्यों बच्चे बचपन से इतना जल्दी सीख लेते हैं, जब बड़े होते हैं तो उनको ज़रा भी मुश्किल नहीं होती इन लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करने में। बिकॉज ऑन दैट टाइम उनकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है, ब्रेन प्रोसेसिंग पावर है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और उसमें न्यूरॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो उनकी मेमोरी सेल्स जो है वो उतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रांगली जो है वो इम्पैक्ट करते हैं उनकी ग्रोथ में। तो दैट्स वाई ईसीडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बच्चे की बेस अभी अभी से स्ट्रांग बनाना शुरू कर देंगे, अगर हम ईसीडी अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर ही फोकस करना शुरू करेंगे तो जब वो अपनी टीनेज एजेस में आएगा तो आप खुद नोटिस करेंगे कि उसने एक बहुत पॉजिटिव चेंज जो है वो अपने अंदर देखा होगा जब वो अपने आप को टीनेज की एजेस में जो है वो पाएगा। और जितना ज्यादा बच्चा जल्दी बड़ा होते जाता है, जब वो एडल्ट की एज में आता है तो ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। रैपिड चेंज जिसकी हमने बात की है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन अगर बच्चे को बचपन से ही बहुत ज्यादा अटेंशन मिली होगी तो ये होगा कि वो जब बड़ा होगा तो उसकी ब्रेन प्रोसेसिंग की पावर जो है उतनी ज्यादा अच्छी होगी। यहाँ पे हम दो टर्म्स यूज करते हैं, एक आईक्यू एंड एक ईक्यू। आईक्यू इज इंटेलेक्ट क्वेश्चन एंड ईक्यू इज इमोशनल क्वेश्चन।
तो इंटेलेक्चुअल क्वोशंट इज लाइक कि आप जितना ज़्यादा उसको लॉजिकल बेसिस वाली जो है वो ट्रेनिंग दोगे, तो उतना उसकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो उतनी इंक्रीज होगी। एंड इमोशनल, उसी के साथ जब आप उसको सोशल सपोर्ट दोगे, तो बच्चे के साथ ही साथ ईक्यू यानी इमोशनल क्वोशंट जो है वो भी इम्प्रूव होगा। तो जब वो बड़ा होगा तो उसकी ये जो चेंजेस उसने अर्ली एजेस में अपनी देखी होगी, वो उसके साथ जो है वो एडल्ट की एज में भी रहेगी। इसी के साथ हम आ जाते हैं कि बेटर फेज, द बेस फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड इन द फ्यूचर। वही सारी हमने जो बात की कि डेवलपमेंट जितना ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे उसकी अर्ली एजेस में, तो फ्यूचर भी उसका अच्छा होगा। वो अपने आप को सस्टेन कर सकेगा विद इन अ सोसाइटी, और अपने आप को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेल करने के काबिल बनाएगा। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको बहुत सारे डिफरेंट इन्वायरमेंट से अपना जो है वो अपने आप को जो है वो फेस करना पड़ता है। लाइक इट्स अराउंड लाइक करिकुलर हो गया, लाइक कैरियर बेस्ड अगर आप इन्वायरमेंट की बात कर लो, एजुकेशनल बेस्ड इन्वायरमेंट की बात कर लो, तो वहाँ पे उसकी जो ये सारी ग्रोथ उसने बचपन में देखी होगी वो वहाँ पे उसको सपोर्ट देगी। और जो हमारा चिल्ड्रन, जो चाइल्ड होगा, वो दैट विल बी मोर कॉन्फिडेंट एट फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे हमने ये जाना वाई ईसीडी इज इम्पोर्टेंट। तो इट्स लाइक हम जज कर सकते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है उसको ईसीडी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। जितना ज़्यादा बेस स्ट्रांग होगा तो उतना ही ज़्यादा पिलर स्ट्रांग होगा और उतनी ही ज़्यादा रूफ स्ट्रांग होगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह से हमने अपनी ई स्पॉट ईसीडी हमने ये सीखा, इसके साथ हमने ये भी जाना दैट वाई ईसीडी इज इम्पोर्टेंट। तो अब हम जानेंगे दैट व्हाट आर द करंट सिचुएशंस इन ईसीडी राइट नाउ। So we're going to mainly focus on social issues, physical issues and mental issues. तो जिस तरह से हम अगर आज के social issues पे focus करें, तो mental stress over a child regarding studies by their elders around them. हम जिस तरह से जानते हैं कि आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे प्रेशराइज किया जाता है, because parents having a psyche that education is very important. Yes, it is, but everything should have to be in an orderly sequence. जिस तरह से अगर हम जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज की बात करें तो उसके अंदर एक प्रिंसिपल ये भी आता है that child have an orderly sequence to learn each and everything. तो हम ये नहीं सोच सकते कि हम हर एक बच्चे को हर एक चीज जो है वो घोल कर पिला दें। इट्स नॉट लाइक कि अगर मैं एक बच्चे को चाह रहा हूँ कि मैं जो मैथ्स का टेबल है वो सिखा दूँ, तो वो 10 के 10 टेबल जो है ऑन द स्पॉट मुझे याद करके दे दे। इस तरह से पॉसिबल नहीं है। तो इट्स लाइक कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए बच्चे को। इतना हमें भरोसा होना चाहिए कि जब बच्चा बड़ा होगा तो उसको वो टेबल्स आ जाएंगे। अभी हमें ये फोकस करना है कि बच्चा एटलीस्ट सीख जाए, बच्चे के दिमाग में वो चीज़ बैठना शुरू हो जाए विदाउट एनी फोकस और एनी स्ट्रेस। क्योंकि अगर हम स्ट्रेस देकर उस बच्चे को याद करवा भी देंगे तो जब वो बड़ा होगा तो वो भूल जाएगा। एंड इट्स अ रियलिटी। तो इट्स लाइक थोड़ा सा काम वे के अंदर जो है हमें बच्चों के साथ चलना चाहिए, उन्हें प्रेशराइज करना नहीं चाहिए। वरना ये होता है कि वो जो है फिर एक तो उनका इंटरेस्ट जो है वो एजुकेशन से लूज होना शुरू हो जाता है, एंड उसी के साथ जो है वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। एंड वो कहते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है। और देन फिर जब वो अपना लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करते हैं इन दी एजुकेशन, तो देन पेरेंट्स ही जो है उनके साथ नेगेटिव हो जाते हैं। तो वी रियली शुड हैव टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ एक्ट्स टुवर्ड्स आवर चाइल्ड। इसी के साथ आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड। ये बात तो हम जानते हैं कि वी आर लिविंग इन अ वेरी डाइवर्स एनवायरनमेंट, इन अ वेरी डाइवर्स कम्युनिटी। सो एवरीवन इज बिलोंग टू अ डिफरेंट बैकग्राउंड्स विद हैविंग अ डिफरेंट कल्चर्स। तो जब हम स्कूल्स में भी बात करते हैं, जब केयर गिवर्स के पास जो बच्चे आते हैं, तो एवरीवन हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ बैकग्राउंड। तो समटाइम्स ये होता है कि बहुत से बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं भी होते, बिकॉज जो है उनका घर का बैकग्राउंड ऐसा होता है कि मे बी वो दे आर मोर वायलेंट मे बी। एंड मे बी ये हो सकता है कि वहाँ पे बच्चे की सुनी नहीं जाती हो, तो इसके लिए वो बच्चा वैसे ही खामोश रहता हो। उसी के साथ ये हो सकता है कि बहुत बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं। तो ये होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा घर पे मोटिवेशन मिलती है, उनका इन्वायरमेंट घर का बहुत पॉजिटिव है। तो जो बैकग्राउंड होता है बच्चों का वो भी जो है इम्पैक्ट करता है। तो अगर बच्चों के साथ हम कोई नेगेटिव बिहेवियर देखते हैं कि अगर वो आपके साथ कोई नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहा है, तो मे बी उनका जो है इम्पैक्ट उनके बैकग्राउंड से, उनकी फैमिली से भी आ रहा होता है। तो हेयर वी हैव टू नीड अ काउंसलिंग। हमें पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करनी चाहिए दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट मैटर। इसी के साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन विद इन क्लासमेट्स। जिस तरह से हम जानते हैं कि हम आज भी देख रहे हैं कि बहुत सी अवेयरनेस दी जा रही है कि बच्चों के अंदर जेंडर्स के जो है जेंडर्स को देखते हुए जो है फर्क नहीं करना चाहिए। कि अगर जैसे केयर गिवर है हमारे पास, एंड वो जो है अगर हमारी क्लास में गर्ल्स हैं एंड बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं एंड बॉयज़ को जो है वो निगलेक्ट कर रही हैं।
एंड एट द सेम टाइम समटाइम्स ये भी होता है कि अगर बॉय जो है वो पिंक कलर का कोई कपड़े वगैरह पहन कर आ जाता है तो उनको जो है वो ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है कि यार ये तो गर्ल्स के कलर है। या अगर कोई गर्ल है, वो अगर कोई बॉय काइंड ऑफ ड्रेसिंग कर कर आ जाती है लाइक पैंट शर्ट वगैरह, अगर छोटे बच्चों को तो पहनाया जाता है, तो हम जो है डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते, ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू कर देते कि यार लड़की ने तो ऐसा पहन लिया तो दिस चाइल्ड, यू आर लुकिंग लाइक अ बॉय। और अगर हम बॉय को कह रहे हैं तो हम कहना शुरू हो जाते हैं दैट यू आर लुकिंग लाइक अ गर्ल। तो दिस इज रॉन्ग। हम बचपन से अगर बच्चों के दिमाग में ये सारी चीजें डालेंगे तो जब बच्चा बड़ा होगा तो वो इसी तरीके से जो है इन्हीं फिल्टर्स के थ्रू जो है सोसाइटी को जो है वो जज करेगा। बिकॉज यहाँ पे हमने एक बात की थी दैट व्हाई ईसीडी इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज देयर वी टॉक्ड अबाउट द रैपिड चेंज और रैपिड द ब्रेन डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड। तो इट्स वी कैन ऑल्सो से इन अ डिफरेंट वर्ड कि हम जो है फिल्टर्स डालने का काम कर रहे होते हैं। अगर मैं आपके चश्मों में अगर ब्लू फिल्टर डाल दूं तो आपको हर एक चीज जो है वो ब्लू नजर आना शुरू हो जाएगी। अगर रेड कलर डाल दूं तो आपको हर एक चीज रेड नजर आना शुरू हो जाएगी। तो सेम दिस विद अ चाइल्ड, अगर हम बचपन से उनको ये डालना शुरू कर देंगे कि यार ये पिंक कलर तो इज ओनली फॉर बॉय, या दैट ब्लैक कलर इज ओनली फॉर गर्ल्स फॉर सपोज, तो हम फिल्टर्स डाल रहे हैं बचपन से ही। तो बच्चों के माइंड में जो है ब्लैक एंड व्हाइट क्रिएट हो रहा है। तो वी हैव टू अवॉइड दिस, वी शुड हैव टू फोकस ऑन अ ग्रे मैटर कि नहीं यार, अगर पिंक कलर जो है वो अगर एक गर्ल पहन सकती है तो वो एक बॉय भी पहन सकता है। सो वी शुड हैव टू अवॉइड दिस थिंग। एंड इसी के साथ मैं बात करना चाहूंगा इक्विटी की। हमने शुरू से बात करते हुए आ रहे इक्वालिटी की, कि हमें हर एक चीज को जो है वो इक्वल तरीके से रखना चाहिए। हर एक बंदे को जो हर एक चाइल्ड को जो है वो इक्वल मीडियम जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। बट समटाइम्स इक्वलिटी भी जो है वो काम नहीं करती। अगर कुछ बच्चे जो है वो इतना ज्यादा पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, अगर वो स्लो लर्नर्स हैं और बहुत से बच्चे फास्ट लर्नर्स हैं, और अगर हम दोनों को इक्वली ट्रीट करेंगे तो फिर वो स्लो लर्नर्स के साथ नाइंसाफी होगी। तो वी शुड हैव टू अप्लाई द लॉ ऑफ इक्विटी। वहां पे ये होता है कि बच्चों को मेरिट के हिसाब से देखते हुए उनको जो है वो फैसिलिटेट किया जाए और उनको सर्विस दी जाए। अगर कोई बच्चा स्लो लर्नर है तो दे रिक्वायर्ड मोर अटेंशन देन अ फास्ट लर्नर। तो आप उनको ज्यादा अटेंशन दें एंड फास्ट लर्नर्स को जो है वो आप यूटिलाइज करें कि वो स्लो लर्नर्स की लर्निंग का पार्ट बने। तो हम बच्चों के साथ ही जब ये प्रैक्टिस जो है वो अप्लाई करेंगे, जब वो बड़े होंगे तो दे नो हाउ टू work in an collaboration and how to do a task in an collaborative way। तो मिल के काम कैसे करना है, तो यहाँ से लर्निंग जो है वो शुरू होती है। इसी के साथ आ जाते हैं लैक ऑफ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग विद द टीचर। समटाइम टीचर्स जो हैं इट इज़ वेरी इजी फॉर देम टू जज। बच्चों को बहुत ज़्यादा इजीली जो है वो जज करना शुरू हो जाते हैं, और उसी के साथ जो है वो उनसे मिसबिहेव करते हैं, या बच्चों से जो है वो एक नेगेटिव बिहेवियर जो है वो रखते हैं। पर्टिकुलर बच्चों के साथ जो हम बना लेते हैं कि यार ये बच्चा मुझे पसंद नहीं है, सो आई ट्राई टू अवॉइड कि मैं जो है इससे थोड़ा सा कम इंटरेक्ट करूँ। तो दिस इज अ वेरी बैड डिसीजन फॉर अ टीचर, बिकॉज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खड़े हो कि आपको हर एक बच्चे को है जो है वो एक सेम प्लेट पे जो है वो जज करना है, और उनको एक सेम जो है आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो डिफरेंसेस नहीं रखने चाहिए, एंड बच्चों के साथ जो है एक बेटर पॉजिटिव इमोशनल सपोर्ट उनको देना चाहिए, और एक रिलेशन जो है वो हेल्दी रिलेशन जो है वो आपको क्रिएट करना चाहिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं फिजिकल इश्यूज के अंदर, वायलेटेड बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स विद देयर चाइल्ड। अर्ली चाइल्डहुड की अगर हम बात करते हैं तो बचपन में ही अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा वायलेटेड बिहेवियर जो है के साथ जो है अगर ट्रीट किया जाएगा, उन्हें स्लैप करना, उन्हें मारना, उन्हें हिट करना, तो बच्चों के माइंड में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। वो जो है ना देन बचपन से ही फिर उस चीज़ के आदी हो जाते हैं, फिर वो मार खा खा के भी जब बड़े भी होंगे, आप उनको जितना समझा लो, अगर आप उन्हें किसी गलत बात से भी रोक रहे होंगे तो वो नहीं रोकेंगे। बिकॉज इन दैट एज अ चाइल्ड इज लाइक अ फ्लावर। तो आप उनको जितना प्यार से ट्रीट करोगे वो उतना ज्यादा ही अच्छे से जो है वो ब्लूम करेगा। जब हम एक पौधे को पानी दे रहे होते हैं तो उसको हम एक अच्छी खाद जो है वो प्रोवाइड करते हैं, उसी के साथ जो है हम उनको पानी देते हैं सही तरीके से, ताकि वो प्लांट जो है वो एक अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। लेकिन अगर हम उसे ही जो है वो ढेर सारा पानी डालना शुरू कर देंगे कि यार प्लीज ग्रो ग्रो, तो इतना जल्दी हर चीज नहीं होती। तो इट्स सेम द केस विद द चाइल्ड। क्या हम उनको नरमी के साथ चले, प्यार से ट्रीट करें, ताकि जो है वो आपकी बात को समझे। जब आपका उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन जो है वो एक अच्छे से प्रोड्यूस होगा, एक क्रिएट होगा, तो बेशक बच्चा जो है आपके साथ अटैच भी होगा और वो आपकी बात भी सुनेगा। So there are so many different positive ways to treat a child rather than to just adopt a negative behavior with them.
इसी के साथ हमारे पास फिजिकल इश्यूज के अंदर एक इशू आता है कि बहुत से हमारे पास स्पेशल केसेस होते हैं विद द चिल्ड्रन, लाइक फिजिकल इम्पेयरमेंट्स, लाइक वो जो है वो फिजिकली अच्छे नहीं होते, लाइक उनको जो है कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है, कोई ना कोई इम्पेयरमेंट होती है, लाइक कि वो लिख नहीं सकते या वो देख नहीं सकते सही तरीके से। जैसे कि अगर जो बच्चे हैं उनकी साइटेडनेस जो साइट्स होती है वो स्ट्रांग नहीं होती, दे हैविंग अ लॉन्ग और शॉर्ट साइटेडनेस डिसेबिलिटी, तो वो दूर और नज़दीक का सही से नहीं देख सकते। तो उनको अवॉइड कर देने के बजाय उनके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है कि उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उनकी लर्निंग को किस तरह से इफेक्टिव बनाए कि उनकी लर्निंग नहीं रुके। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इन चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं। टीचर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती और वो कहती है बस मैं तो पढ़ाने के लिए आई हूँ एंड आई जस्ट डिड माई वर्क। अब बच्चे सीख रहे नहीं सीख रहे इट डजेंट मैटर, बट नो, दिस इज एक्चुअली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चे कितना सीख रहे हैं और कितना नहीं सीख रहे हैं। तो दोज चिल्ड्रन विथ हैविंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, दे रियली रिक्वायर्ड एन अटेंशन, और उनको एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स उनके लिए जो है डिफरेंट सिस्टम पूरा तैयार किया होता है कि किस तरीके से उनकी लर्निंग को इफेक्टिव बनाया जा सके एंड उनकी लर्निंग में जो है वो कमी पेशी ना हो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव मेंटल इश्यूज, जिसके अंदर हमारे पास आ जाती है डिफिकल्टी विद मोटर स्किल्स एंड इसी के साथ मैं ऐड करना चाहूँगा फाइन मोटर स्किल्स। लाइक हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज होती है, जिसके अंदर हमारे पास आ जाती है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के बच्चा जो है वो रीडिंग नहीं कर पा रहा या वो पढ़ नहीं पा रहा या लैंग्वेज नहीं सीख पा रहा। इसी के साथ हम आ जाते हैं दैट डिसकैलकुलिया, लाइक बच्चा जो है वो मैथ्स वगैरह में एंड लॉजिकल टर्म्स के अंदर जो है वो अच्छा नहीं है। इसी के साथ हम आ जाते हैं डिसग्राफिया, कि बच्चा लिख नहीं पाता, पेंसिल सही से नहीं पकड़ पाता। और ये सारी चीजें जो है वो इंटर रिलेटेड होती है टू द डिस्ट्रैक्सिया। डिस्ट्रैक्सिया मीन्स कि फाइन मोटर स्किल्स के अंदर कमी रहना, कि बच्चे ग्रिप वगैरह सही से नहीं कर पा रहे, अगर वो बोलना चाह रहे तो एटलीस्ट वो जिस तरीके से उनके मसल्स वर्क करने चाहिए फॉर दी स्पीच वो नहीं वर्क करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इशू उठाते हैं इन चीज़ों का, एंड इनका सारा कनेक्शन जो है वो मेंटल यानी ब्रेन से होता है, मेंटल इश्यूज में अकाउंट होते हैं। तो उनको जो है स्पेशल ट्रीटमेंट की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। इसी के साथ होते हैं बच्चे अटेंशन डेफिसिट। हमने देखा होगा कि हम बहुत सारे क्लास से बच्चों को एक साथ डील कर रहे होते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं वो एक जगह पे नहीं बैठ पाते, दे आर नॉट स्टिल। जब आप उनको पढ़ा रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो या तो इंटरप्ट करेंगे, या अगर आप कोई टास्क देते हैं तो वो जो फोकस होके जो है उस टास्क को पूरा नहीं कर पाते। तो उनको हम जो है इस डिसेबिलिटी को जो है वो ADHD का नाम भी देते हैं। एंड ये होता है कि लाइक बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, उसका जो फोकस पावर होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता। तो यहाँ पे जो है आजकल जब जिस तरह से सोसाइटी एडवांस होते जा रही है तो उन्होंने ये प्रैक्टिकल रूटीन्स भी जो है वो अपनाना शुरू की है, कि जिसके अंदर मेडिटेशन वगैरह का जो है वो सेशंस वगैरह अरेंज किए जाते हैं फॉर स्टूडेंट्स। एंड वहाँ पे जो है उनको फोकसिंग पावर पे जो है उनकी वर्क किया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रंस जो है वो अपनी स्टडीज एंड अपनी लर्निंग पे फोकस कर सके। इसी के साथ साथ मतलब कि सिर्फ लर्निंग पे नहीं, बाकी सारी चीज़ों पे भी एटलीस्ट मेंटली प्रेजेंट रहे। तो इन चीज़ों पे वर्क किया जा रहा है। इसी के साथ हम आ जाते हैं लैक विद कॉग्निटिव स्किल्स, जहाँ पे हमारे पास बहुत से बच्चे होते हैं कि हम उनको जब लर्निंग टास्क दे रहे हैं, जैसे कि हम टेबल वगैरह पढ़ा रहे हैं, भूल जाते हैं वो कि नहीं उनको याद रहता कि हमने कल क्या पढ़ा था, और वो सही से जो है चीज़ों को परसीव नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीज़ों से जब वो लैक कर रहे होते हैं, तो अब इन सारे प्रॉब्लम्स को बताने का मकसद ये है कि ये सारे प्रॉब्लम्स तो हो रहे हैं लेकिन कोई इस पे एक्शन नहीं ले रहा। तो हमारे केयर गिवर्स को जो है वो बेसिकली इन सारी प्रॉब्लम्स पे जो है वो अपने आप का अपने आप को जो है वो वर्क करने की ज़रूरत है, अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि वो इन सारे प्रॉब्लम्स पे जो है वो अटेंशन दे सके और इन सारे प्रॉब्लम्स को जो है वो ओवरकम करने की कोशिश करें। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, सो मे बी दैट विल बी अ हेल्प एंड इट्स काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल। सो लेट मी प्ले द वीडियो। Zian, what you are making? This is the soap monster. Okay, but Allah didn't created the monster, na? Now come on, do the picture. Where something is missing. Made something which made by Allah. Make something like this. Draw something which made by Allah. Now take the sock monster. Okay, but I want something like blessing from Allah. So as you saw that this is one of my child, and
इसका यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि ही इज़ अ वेरी हाइपर एक्टिव स्टूडेंट एंड ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, नो डाउट। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग, लाइक मैं जो भी पढ़ाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स को, ही ऑलवेज नो द आंसर। तो यहाँ पे इसका ये प्रॉब्लम होता था, जब मैं इसको टास्क देता था, ही ऑलरेडी नो द आंसर, सो ही वांट्स टू कंज्यूम हिज टाइम इन समवेयर एल्स, मींस उसको दूसरे टास्क करना पसंद होता था क्योंकि इसको सब आता था। तो यहाँ पे ये होता था कि मेरी क्लास में इंटरप्शन जो है वो क्रिएट हो जाती थी, और इस वजह से मैंने क्या किया कि इसको जो है स्पेशल टाइम देना शुरू किया, एंड इसको मैं दूसरे टास्क देता था जिससे ये एटलीस्ट अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को है और जो फाइन मोटर स्किल्स जो है उसको इम्प्रूव कर सके, कि एटलीस्ट इसकी लर्निंग में कमी नहीं हो, क्योंकि बेशक ये मेरा बहुत ब्राइट स्टूडेंट है बट स्टिल इसकी जो बाकी लर्निंग डेवलपमेंट के जो पार्ट्स हैं उस पर कमी नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से हम जो है डिफरेंट उनके लिए जो है वो टाइम निकाल सकते हैं, और हम जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है इनको एंगेज कर सकते हैं कि एटलीस्ट इनकी लर्निंग में जो है वो कमी ना आए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, रोल एज अ केयर गिवर। तो जिस तरह से मैंने आप लोग को अपनी सारी बातें बताई, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, उसके अंदर यही था कि अब इन सारी चीज़ों पे फॉलो कौन करेगा। एक्चुअली दैट्स द मेन रोल ऑफ केयर गिवर। वही इन सारी चीज़ों पे जो है वो फोकस करेगा और उस चीज़ को ओवरकम करेगा, जो भी इश्यूज हमने बताए और जो भी चीज़ें हैं जिस तरह से जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की लर्निंग है उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। तो केयर गिवर जो है हमारे पास सिर्फ टीचर नहीं होती, केयर गिवर के अंदर जो है हमारे पास पेरेंट्स आ जाते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं, बच्चे के जो है वो सिबलिंग्स आ जाते हैं जो उनसे बड़े हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज दे शुड हैव कि वो जो है वो बच्चों की लर्निंग को भी इफेक्टिव बना सके। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है द केयर गिवर शुड हैव टू बी फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी। अगर जो केयर गिवर है वो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, अगर वही मेंटली प्रेजेंट नहीं है, अगर वही फिजिकली जो है वो हेल्दी नहीं है, तो जो वो अपनी अटेंशन जो है वो अपनी एनर्जी जो है अपनी वाइब्स जो है वो एक चिल्ड्रन को जो चाइल्ड को जो है वो अच्छे से नहीं दे पाएगा। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जो केयर गिवर है वो अपनी हेल्थ का सबसे पहले ख्याल रखे, ताकि वो एक पॉजिटिव बिहेवियर के साथ, एक पॉजिटिव ऑरा के साथ जो है वो बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर सके। इसी के साथ आते हैं हम, बी अ गुड ऑब्जर्वर विदाउट एनी पर्सनल जजमेंट। इट्स वेरी इजी, लाइक इट्स अ वेरी कॉमन ट्रेड कि जो है इस इंसान को जो है वो देर नहीं लगती किसी भी चीज़ को जज करने में। अगर हम बच्चों की किसी भी बिहेवियर को हम जज करते हैं तो हम फौरन जज कर लेते हैं, यार ये तो है ही ऐसा, ये बच्चा है ही ऐसा, ये पढ़ने में भी अच्छा नहीं है, दिस एंड दैट। हैव यू ट्राई टू थिंक अबाउट कि उसके पीछे क्या क्या, उसके बैकग्राउंड में क्या क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं जिस वजह से उसका ये बिहेवियर है। बिकॉज वो तो बच्चा है, लेकिन वो जो है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है वो उसकी सराउंडिंग की वजह से आ रहा है। तो एटलीस्ट ट्राई टू एनालाइज द प्रॉब्लम कि अगर बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम है, अगर वो उसका बिहेवियर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम क्या है। अपनी जजमेंट पास करके अपने आप को नेगेटिव कर लेना और देन उसके ऊपर से अटेंशन लूज कर देना, दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। तो जिस तरह से मैंने कहा था कि बैकग्राउंड भी जो है वो मैटर करता है, सराउंडिंग्स मैटर करती हैं। तो इट्स लाइक ए केयर गिवर शुड हैव टू काउंसल अ चाइल्ड और मे बी काउंसल टू देयर पेरेंट्स कि क्या प्रॉब्लम है, बच्चे का ये बिहेवियर क्यों है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, केयर गिवर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड चाइल्ड्स नीड। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों को डिफरेंट काइंड ऑफ नीड्स की ज़रूरत होती है, उनको डिफरेंट एरियाज में जो है वो डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। तो केयर गिवर शुड हैव टू नो दैट कि उसको किस जगह पे जो है वो ज़्यादा अटेंशन की नीड है। अगर मैं एग्जांपल लूँ कि अगर बच्चा फिजिकली एक्टिव नहीं है, वो बहुत ज़्यादा लेजी है, तो मीन्स उसको जो है वो फिजिकल एक्सरसाइजेस की नीड है। अगर बच्चे का फोकस अच्छा नहीं है तो मीन्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उसका बेहतर हो सके, इसके लिए इस तरह की एक्सरसाइजेस करवाई जाए कि उसको उसके फोकसिंग पावर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए। जैसे कि मैंने एग्जांपल प्रीवियसली दी थी मेडिटेशन की। तो दीज आर दी बेसिक नीड्स जो कि बच्चे को ज़रूरत होती है ड्यूरिंग द लर्निंग। तो केयर गिवर शुड हैव टू नो दैट, केयर गिवर शुड हैव टू बी अवेयर विद दीज ऑल काइंड ऑफ नीड्स जो कि एक बच्चे को रिक्वायर्ड है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ब्रिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट अराउंड अ चाइल्ड। तो यहाँ पे हम जिस तरह से बात की हमने पहले भी कि एनवायरनमेंट जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा बच्चे के ऊपर उतना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। जिस तरह से हम एक जानते हैं कि एक साइकोलॉजी एक साइंटिस्ट ने जो है एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया था, बट इट्स नॉट ऑन अ ह्यूमन, इट्स एक्चुअली ऑन अ वाटर।
सो दो बाउल्स थे हमारे पास एंड इट्स लाइक एक दोनों के अंदर जो है वो पानी भरा हुआ है एंड दोनों को डिफरेंट डिफरेंट रूम्स के अंदर रख दिया गया एंड एक रूम के अंदर जो है वो टेप रिकॉर्डर जो है वो स्टार्ट किया गया एंड सारी नेगेटिव अफर्मेशंस जो होती है वो उस रूम के अंदर बोली गई एंड ऑन दैट सेकंड रूम वी हैव ऑल काइंड ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशंस फ्रॉम द टेप रिकॉर्डर। जब बाद में जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वाटर की उसको जब वो माइक्रोस्कोप के जरिए जो जब देखा गया तो जो नेगेटिव अफर्मेशन वाला बाउल था उसके सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, पानी जो है वो कम्प्लीटली ख़राब हो चुका था एंड वो स्मेल कर रहा था। एंड जो दूसरा बॉल था जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, उसकी जो है वो सारी कंपोजिशन जो है उनकी सारी जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशंस होती है वो सारी जो है वो परफेक्ट थी। तो इसी तरह से जो है ये सारी चीज़ें ह्यूमन पे भी सेम इफेक्ट करती है बिकॉज एवरीवन नोज दैट वी आर 90% ऑफ वाटर। तो जितनी भी हमारी पॉजिटिव सराउंडिंग होगी तो वो हम पे इम्पेक्ट करेगी, तो हम हमारा जो मेंटल एंड हमारा फिजिकल एंड सोशल बिहेवियर है वो भी उसके साथ जो है इम्पैक्ट होगा एंड हम उतना ही ज़्यादा पॉजिटिवली जो है अपने आप को ग्रो करेंगे। तो बच्चे को जितना ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया जाएगा वो उतना ही ज़्यादा पॉजिटिवली जो है वो ग्रो करेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ हम आते हैं बीइंग रिस्पॉन्सिबल। इट्स अ वेरी मेन पॉइंट एक्चुअली फॉर मी बिकॉज अगर आप एज अ केयर गिवर काम कर रहे हो तो इट्स लाइक इट शुड हैव टू बी अ पैशन ऑफ योर्स। अगर आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं है एज अ केयर गिवर अपने आप को सर्व करने का तो आपकी जो है वो एनर्जीज में भी लैकिंग आएगी, आप अपना जो है इनपुट जो है वो 100% नहीं दोगे। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो इस चीज़ को एंड इट्स मेक श्योर दैट कि आपका इंटरेस्ट हो इस चीज़ के अंदर कि आप जो है वो बच्चों के लिए कुछ बेटर क्रिएट करना चाहते हो। यू रियली वांट टू क्रिएट सम अ न्यू चेंज फॉर योर चाइल्ड। और जिस तरह से अगर आप एज अ टीचर हो तो आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो 100% जो है वो समझो कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप उनको जो है अपना 100% इनपुट दोगे विद एन अ पॉजिटिव बिहेवियर तो वो बच्चे के लिए, बच्चे की फ्यूचर के लिए जो है वो आगे एक इफेक्टिव पॉइंट जो है वो काउंट होगा। तो यू रियली शुड हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल विद योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड योर ड्यूटीज। इसी के साथ हम बढ़ते हैं बीइंग प्रोडक्टिव इफेक्टिव लर्निंग पॉसिबिलिटीज। अगर एक केयर गिवर किसी भी तरीके से अगर टीचिंग्स दे रहा है और किसी भी तरीके से अगर जो भी मेथड्स यूज करके वो जो है बच्चों की लर्निंग को इफेक्टिव बना रहा है इट शुड बी प्रोडक्टिव। अगर टीचर क्लास में है और अगर वो बच्चों को जो है पढ़ा रहा है, क्या फ़ायदा अगर बच्चों को वो चीज़ समझ ही ना आए, क्या फ़ायदा अगर बच्चे ने उससे कुछ सीखा ही नहीं। तो योर लर्निंग शुड हैव टू बी प्रोडक्टिव एंड आप एक केयर गिवर को भी जो है वो पता होना चाहिए कि अगर मैं जो चीज़ कन्वे कर रहा हूँ, जो कंटेंट कन्वे कर रहा हूँ तो वो जो है इफेक्टिव है कि बच्चे उससे लर्न कर रहे हैं, उनको कुछ फ़ायदा हो रहा है। इसी के साथ इफेक्टिव लर्निंग पॉसिबिलिटीज़, बच्चों को भी इंगेज करना है उन एक्टिविटीज़ के अंदर कि बच्चों की जो है इंटरैक्टिव पावर्स जो है वो डेवलप हो, इंटरेक्शन स्किल्स जो है डेवलप हो, उनकी सोशलाइजिंग स्किल्स जो है वो डेवलप हो एंड हर एक तरह से हर एक एस्पेक्ट से जो है वो अपने आप को डेवलप करें। और वो 3 पॉइंट्स मैंने आपको जैसे पहले ही बताए हैं, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, ये 3 पॉइंट्स के ऊपर जो है आपकी लर्निंग बेस करनी चाहिए एंड बच्चों की जो है वो लर्निंग को आपको इफेक्टिव बनाना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सो देयर इज अ कोट बाय अब्राहम लिंकन, द बेस्ट ऑफ प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। अगर हम कोई अपना फ्यूचर सोचते हैं तो सिर्फ सोचना नहीं है, वो सिर्फ सोचने के हद तक नहीं रह जाना चाहिए, आपको वाकई में उसके लिए वर्क करना चाहिए ताकि आप उसको रियल बनाओ। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका लिखने का मकसद मेरा ये है कि अगर आप एजुकेशनल सिस्टम के अंदर अपने आप को सर्व करना चाहते हो और मेनली फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, तो एटलीस्ट आपका जो एम है, वो मिशन जो है वो एटलीस्ट इतना मटीरियलाइज हो, वो इतना रियलाइज्ड रियलिटी बेस्ड हो कि आप उसको क्रिएट कर सको, ना कि सिर्फ आप ख्वाब देखते रहो। तो आपको जो है एक चेंज लेकर आना है, एक पॉजिटिव चेंज इन अ सोसाइटी लेकर आना है। एंड जो हमारे अगर हमारे यूथ जो है वो स्ट्रांग होंगे, हमारी यूथ की डेवलपमेंट अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारी सोसाइटी भी जो है वो एक बेहतर ट्रैक पे जो है वो प्रोग्रेस करेगी। तो इसी के साथ मैं थैंक यू करता हूँ और अपना सेशन का जो अख्ताम करता हूँ। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नौशाद फॉर द वंडरफुल सेशन। आई होप कि इस सेशन से जो है ना लोगों को हेल्प हुआ होगा समझने में कि ईसीडी क्या है और बहुत कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो हमारे सामने आते हैं। अच्छा, आई विल आस्क वन और टू क्वेश्चन फ्रॉम यू।
So the number one question is that what you think and how you will share your experience as in the role of teacher, कि क्या teacher का role है और why teacher is very important in early years. Teacher को हम क्यों importance देते हैं as in caregiver in the child development. So any your point from your experience. It's a very wonderful question, Miss Mona. Actually, I consider that टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना इफेक्टिव टाइम जो है और जितना प्रोडक्टिव टाइम एक बच्चा जो है वो स्कूल में इन्वेस्ट करता है, पेरेंट्स के साथ वो लर्निंग नहीं हो रही होती। बेशक उसकी एक सोशल लर्निंग जो है अपने एक हैंड में जो है हो रही होती है पेरेंट्स के साथ, बट एज एन टीचर जो है उसका ये रोल है जो बच्चों की लर्निंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाए। तो मेरे हिसाब से अगर मैं रोल की अगर बात करूँ फॉर अ टीचर, तो सबसे पहला पॉइंट मेरे दिमाग में ये आता है, द टीचर शुड हैव टू बी पैशनेट। अगर वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ही अगर पैशनेट नहीं है तो वो जितना भी इनपुट दे दे वो नजर नहीं आएगा। तो पैशन के साथ टीचर को जो है वो आगे अपना इनपुट देना चाहिए, एंड उसी के साथ वेल ट्रेंड होना चाहिए कि उसको पता हो कि एक बच्चे को किस फ्लो में जो है आगे लेके जाना है। अगर टीचर ही जो है वेल ट्रेंड नहीं है एंड वो खुद ही परप्लेक्स्ड है, तो शायद फिर जो उसके साथ जो बच्चे हैं वो भी परप्लेक्स हो जाएंगे और मे बी दे कैन गो इन अ रॉन्ग डायरेक्शन एंड उनकी लर्निंग उस तरीके से इफेक्टिव ना हो सके। So I think teachers should have to be passionate and well trained. So we will continue with this point कि teacher को well trained होना चाहिए. So what do you think that nowadays, so what is your experience as in caregiver or as in teacher or as in curriculum developer कि जब COVID start हुआ है, during COVID, why teachers training is very important. So some few ideas or thoughts on this. मैं अपने पास इवेंट से जो है इस बात को जो है वो ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से हम अगर अपनी सोसाइटी के जो है वो इश्यूज को देखें, तो टीचर्स जो है इट्स अ वेरी कॉमन जॉब राइट नाउ। लाइक बहुत से टीचर्स जो है वो उतनी वेल क्वालिफाइड नहीं होते, बट स्टिल दे आर इन अ प्रोफेशन ऑफ अ टीचर। तो वो अपना जो इनपुट है वो उस तरीके से नहीं दे रहे होते, बिकॉज दे आर जस्ट डूइंग द जॉब फॉर अ सेक, दे आर नॉट एक्चुअली डूइंग देयर जॉब एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे ये लैकिंग इस बात की आती है कि टीचर्स के पास ट्रेनिंग की कमी है। तो अगर यहाँ पे हमें टीचर्स को अगर ट्रेनिंग दी जाएगी तो एटलीस्ट वो अपना एक पार्ट जो है एज एन केयर गिवर वो एक इफेक्टिव वे में जो है वो सर्व कर सकेंगे। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हम टीचर्स की अगर क्वालिफिकेशन की बात करूँ, तो यहाँ पे लैकिंग जो है ना सारी क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन पे ही आती है। तो मेरा एज एन पर्टिकुलर पर्सनल मेरा सजेशन ये है कि टीचर शुड हैव एटलीस्ट अ कॉम्पिटेटिव मीडियम। और वो किस तरीके से आएगा कि एटलीस्ट लाइसेंस हो टीचर्स की जो है वो ट्रेनिंग के साथ साथ उनको टेस्ट किया जाए कि वो कितने केपेबल हैं कि वो इस प्रोफेशन में आ सके। अगर हम ये मीडियम सबके लिए ओपन रख देंगे तो फिर हर कोई इस मीडियम को जो है वो अवेल कर सकेगा। एंड मे बी शायद बहुत से जो है वो अच्छे सर्व करने वाले टीचर हैं, बहुत से जो है वो शायद इतना इफेक्टिवली सर्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है दोनों तरीके से बच्चे जो है वो सफर करेंगे। तो जितना ज्यादा हम बेस्ट टीचर्स को चांस दें कि वो हमारी सोसाइटी के अंदर एक इफेक्टिव चेंज लेकर आए, तो उसके लिए जरूरी है कि उनको वेल ट्रेनिंग्स दी जाए, एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो एक अच्छे टीचर बन सके। उन्हीं के साथ उन्हें लाइसेंस दिया जाए कि एटलीस्ट वो ये तो क्लेम कर सके कि दे आर अ प्रोफेशनल। सबके लिए जो है सेम प्लेट ना हो। I totally agree with you. Thank you so much, Naushad, for the wonderful session and for answering the queries. Inshallah, I hope that you will give us the time again for some other sessions. And I request everyone के continue इस channel को subscribe करें और हमारे साथ continue stay connected रहें ताकि हम जो है ना बाकी sessions के आपके पास जो notification है वो आती है. So thank you so much everyone for joining us. Take care. Allah Hafiz. See you soon.